हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइन विद निखिल में। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सभी कोई अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे 1813 का चार्टर्ड एक्ट। 1813 में के चार्टर्ड एक्ट में क्या क्या परिवर्तन लाए गए या फिर सुधार लाए गए, उनके बारे में हम पॉइंट वाइज देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका परिचय देख लेते हैं कि ये एक्ट को लाने का क्या ज़रूरत आन पड़ा। 1813 में कंपनी के चार्टर्ड की अवधि समाप्त होने वाली थी। तो कंपनी की अवधि क्या होने वाली थी? समाप्त होने वाली थी। तो इंग्लैंड में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने की मांग की जाने लगी। अब कंपनी के जो एकाधिकार था भारत में, उसको समाप्त करने की मांग करने लगी थी। मतलब कंपनी का पूरा पावर उसके हाथ में ही था। कंपनी के भारतीय साम्राज्य में अत्यधिक वृद्धि हो जाने से भी उसके व्यापारिक तथा राजनीतिक दोनों मोर्चों को संभालना मुश्किल हो रहा था। इसके साथ ही हस्तक्षेप की सिद्धांत तथा नेपोलियन द्वारा लागू की गई महाद्वीपीय व्यवस्था से अंग्रेजों के लिए भी यूरोपीय व्यापार के मार्ग लगभग बंद हो गए थे। फलतः सभी चाहते थे कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया जाए। और इसे क्या चाहते थे सभी को कि कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था, जो चारों तरफ अपना व्यापार फैलाए हुए थे, उसका अधिकार उसे समाप्त, मतलब वो एक तरह से हेड बन गया था, उसका अधिकार को समाप्त कर दिया जाए। तो इसी के लिए ये 1813 का चार्टर्ड एक्ट लाया गया। ठीक है, अब इन परिस्थितियों में 1813 का चार्टर्ड एक्ट पारित हुआ, जिसमें निम्न व्यवस्थाएं की गई। अब इसमें क्या क्या व्यवस्थाएं की गई थी, हम क्रमानुसार देखेंगे। कंपनी का भारतीय व्यापार का एक अधिकार समाप्त कर दिया गया। आपका इसमें क्या सबसे पहला काम किया गया कि कंपनी का एकाधिकार जो था व्यापार में, उसे समाप्त कर दिया गया। यहाँ कंपनी से मेरा कहने का मतलब है ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, यद्यपि उसका चीन से व्यापार एवं चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा, मगर उसका चीन पे जो व्यापार था, जिसमें चाय का व्यापार शामिल था, उसका एकाधिकार बना हुआ रहा था। ठीक है, कंपनी के भागीदारों को भारतीय राजस्व से 10.5% लाभांश दिए जाने की व्यवस्था की गई। अब क्या हुआ, जो कंपनी में जो पार्टनर थे उनको 10.5% का लाभांश, मतलब जो प्रॉफिट होगा उसका 10.5% उन्हें देने की व्यवस्था की गई। ठीक है, कंपनी को और अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया। अब क्या किया गया, कंपनी का और अगला 20 साल तक भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया, मतलब और उसके अधिकार को 20 साल एक्सटेंड कर दिया गया। किंतु स्पष्ट कर दिया गया कि इससे इन प्रदेशों का क्राउन के प्रभुत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और स्पष्टता कह दिया गया कि क्राउन का इस पर असर नहीं पड़ना चाहिए। उल्लेखनीय है कि भारत में अंग्रेजी राज्य की संवैधानिक स्थिति को पहली बार स्पष्ट किया गया था, और इसी अधिनियम से और इसी व्यवस्था से संवैधानिक स्थिति जो भारत में थी उसे स्पष्ट कर दिया गया था। ठीक है, नियंत्रण बोर्ड, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं, कि शक्ति को परिभाषित किया गया तथा उसका विस्तार भी कर दिया गया। अब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसका क्या क्या काम था उसे अच्छे से डिस्क्राइब भी किया गया और इसका विस्तार भी किया गया, मतलब इसको एक्सटेंड भी किया गया। सभी अंग्रेज व्यापारियों को भारत में व्यापार करने की छूट दे दी गई। अब क्या हुआ कि जैसे कि जो अंग्रेजी व्यापारी इंग्लैंड से आते थे, उन्हें भारत में व्यापार करने की भी छूट दे दी गई थी। ईसाई धर्म प्रचारकों को आज्ञा पर प्राप्त करके भारत में धर्म प्रचार के लिए आने की सुविधा प्राप्त हो गई थी। अब क्या हुआ, ईसाई जो धर्म प्रचारक थे, जो महाप्रभु थे, पृष्ठ थे, वे भारत में आके अपना अब धर्म प्रचार बहुत ही खुले तौर पे कर सकते थे, मगर उन्हें इसकी आज्ञा लेनी पड़ती थी। पहले उन्हें कठिनाइयाँ होती थी, मतलब बहुत ही कम संख्या में आते थे लोग और प्रचार करते थे, मगर अब ऐसा नहीं था। अब उन्हें आज्ञा मिल गई थी कि वे आराम से आके अपना धर्म प्रचार कर सकते थे भारत पे, ईसाई धर्म प्रचार। ब्रिटिश व्यापारियों तथा इंजीनियरों को भारत आने तथा यहाँ बसने की अनुमति प्रदान कर दी गई, लेकिन इसके लिए उन्हें संचालक मंडल या नियंत्रण बोर्ड से लाइसेंस लेने की आवश्यक था। क्या हो गया कि ब्रिटिश व्यापारी जो थे, जो ट्रेडर थे, और इंजीनियर जो कि यहाँ पे काम करते थे, उन्हें यहाँ पर रहने की छूट दे दी गई, और उन्हें मगर इसके लिए उन्हें लाइसेंस लेना पड़ता था, और ये लाइसेंस नियंत्रण बोर्ड या संचालक मंडल उन्हें आवंटित करता था। ठीक है, सबसे लास्ट और आखिरी, कंपनी की आय से भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए व्यय करने की व्यवस्था की गई। अब क्या हुआ, कंपनी की आय, जो टोटल आय आ रहा था, उसमें से 1 लाख रुपए खर्च करने थे भारतीय शिक्षा पर। इसका प्रावधान भी रखा गया था। ठीक है,
तो आशा करता हूँ कि 1813 का चार्टर्ड एक्ट आपको पूरे अच्छे से समझ आ गया होगा। और इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह वीडियो डालता रहूँ और आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और प्लीज़ चैनल को शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आप आते हैं देख के चले जाते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और जो पूरा वीडियो अभी तक देखे हैं उनको मेरे दिल से हार्दिक हार्दिक थैंक यू। ठीक है, तो इसी के साथ मैं वीडियो को अंत करता हूँ। थैंक यू।